नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक की अ, दूसरा पार्ट जो है, जो एक कहानी है जिसका नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। तो आज की इस क्लास में हम इस कहानी को पढ़ने वाले हैं, इस कहानी को समझने वाले हैं। कहानी के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हम समझेंगे और साथ ही साथ कहानी का जो स्वाध्याय है, कहानी के अंत में जो स्वाध्याय दिए गए हैं, उन स्वाध्याय के प्रश्नों को किस तरह हल करना है, उनके उत्तर किस तरह से लिखने हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी आज की कहानी की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की हमारी कहानी का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा और इस कहानी के लेखक हैं श्री राजेंद्र लाल हांडा जी। अब राजेंद्र लाल हांडा जो इस कहानी के लेखक हैं, उनके परिचय को यदि हम समझें तो ये एक प्रसिद्ध कथाकार हैं। कथाकार अर्थात कहानी लेखक, जो हमेशा कहानियाँ लिखते रहते हैं। अब तक हमने जितने भी कवियों के बारे में या लेखकों के बारे में पढ़ा, तो हर कोई जो है वो कहानी, कविता, निबंध, इस हर क्षेत्र में कुछ न कुछ लेखन का कार्य करते हैं। लेकिन उनकी एक क्षेत्र होता है जो उनका स्पेशल होता है, जिसमें वो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो राजेंद्र लाल हांडा जी हैं, वो कथाकार हैं। उन कहानी लिखने में उनको माहिरता हासिल है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में हमेशा प्रकाशित होती रहती हैं। तो ये जो पत्र या पत्रिकाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, जो ये लेखन करते हैं, जो ये कहानियाँ लिखते हैं, वो हमेशा पब्लिश्ड भी होती रहती है, प्रकाशित भी होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। यानी समाज की जो समस्याएं हैं, हर लेखक का एक मुख्य विषय होता है, वो उस विषय को लेकर लेखन करता रहता है। तो उसी तरह से हांडा जी जो हैं, वो समाज की समस्याओं को लेकर अपने लेखन में कार्य करते हैं। समाज में जो समस्याएं हैं, जिनको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, या उनकी जो भी कल्पना है, उसके माध्यम से वो अपने लेखन में इन सामाजिक समस्याओं को जगह देते हैं। अब हम अपने गद्य परिचय की बात करें, क्योंकि ये कहानी है। इसके पहले हमने जो पाठ पढ़ा था, हमारा पहला पाठ, उसका नाम चांदनी रात। चांदनी रात जो थी वो एक कविता थी। कविता का समावेश पद्य विभाग में होता है। पहले ही मैंने आपको बताया था, हमारा जो पाठ्य पुस्तक है वो मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता है। एक विभाग होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। पद्य के अंतर्गत सारी कविताएं आ जाती हैं और गद्य के अंतर्गत कहानी, निबंध या अन्य तरह के जो आपके पाठ हैं, वो सारे पाठ उसमें आते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है बिल्ली का बिलंगुड़ा, ये एक गद्य है। अब ये गद्य जो है वो एक हास्य कहानी के रूप में है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि आज का हमारा पाठ एक कहानी है, एक खूबसूरत सी कहानी है। लेकिन इस कहानी को पढ़ते समय कई बार कई जगहों पर हमें हंसी आती है और कहानी का समापन भी जो है वो हास्य के माध्यम से ही होता है, यानी हंसी के माध्यम से ही होता है। तो इसलिए ये एक हास्य कहानी है, जिसे पढ़कर मस्तिष्क पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। हमारा मस्तिष्क क्या रहता है, हल्का फुल्का रहता है। हंसी हंसी में इस कहानी को और इस कहानी के अंतर्गत जो समस्या दिखाई गई है, उस समस्या को हम समझते हैं। तो जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। कहानी क्या होती है, हम जिस भी घटना का वर्णन करते हैं, अपने जीवन में घटित हुई या दूसरे के जीवन में घटित हुई घटना को जब हम वर्णन करते हैं, और वर्णन करते समय हम उसमें कुछ रोचक चीज़ें ऐड करते हैं, तो ये क्या बन जाती है, एक कहानी बन जाती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है।
तो हास्य कहानी की क्या विशेषता है कि जिस भी समस्या को हम प्रस्तुत कर रहे हैं या जिस भी घटना का वर्णन हम कर रहे हैं, उसका वर्णन करते समय हम कुछ हंसी के भाव भी उसमें रखते हैं, ताकि सामने वाला हंसी खुशी से हल्के फुल्के माहौल में उस समस्या को समझ जाए या उस घटना को समझ जाए। अब आज की कहानी की प्रस्तावना यदि हम देखें तो प्रस्तुत पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो पूरी कहानी यदि आप पढ़ेंगे, आज हम जो कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कहानी में केवल गलत फहमी है। तो ये गलत फहमी जो एक समस्या है, गलत फहमी की वजह से किस तरह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस तरह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं और किस तरह से लोग उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है सिर्फ ये गलत फहमी एक शब्द इसके इर्द गिर्द ही घूमती है, यानी पूरी कहानी में गलत फहमी को दिखाया गया है, किस तरह से गलत फहमी लोगों में उत्पन्न होती है। तो बिल्ली का बिलंगुड़ा जो एक बहुत ही रोचक कहानी है, लेखक हांडा जी द्वारा लिखी हुई, और ये जो कहानी है ये गलत फहमी इस पर फोकस करती है, इस पर प्रकाश डालती है कि किस तरह से गलत फहमी के माध्यम से कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इन सभी का वर्णन यहाँ पर लेखक ने इस कहानी में किया है। लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी की जो रचनाएं हैं, जो कहानियाँ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पत्र पत्रिकाओं में हमेशा प्रकाशित होती रहती हैं। अब आज की कहानी की हम बात करें तो प्रस्तुत पाठ में लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी के कारण उत्पन्न विकट स्थितियों का वर्णन किया है। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। अभी मैं आपको ये कहानी सुनाने वाली हूँ, आप कहानी को ध्यान से सुनेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ इस कहानी में एक जीवित प्राणी को लेकर, एक जीवित छोटे से पशु को लेकर गलत फहमी उत्पन्न हुई है, और उस गलत फहमी का जो निवारण है या उसके कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है उससे बाहर निकालने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए किस तरह के प्रयत्न यहाँ पर किए गए। साथ ही आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें समाज की कौन सी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है और हमें क्या समझाना चाहता है। ठीक है, तो हमारी कहानी इस प्रकार से है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। यानी पहले तो बिल्लियों को हम अपने घरों में लेना पसंद नहीं करते थे या अशुभ माना जाता था, लेकिन आजकल क्या है, पालने का, पालतू बनाने का रिवाज है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। यहाँ बात किसकी हो रही है, किसके घर में? तो लेखक के घर में। लेखक ये कहानी लिख रहे हैं तो वो हमारे घर में कहने का मतलब है लेखक के घर में, यानी ये उनकी एक कल्पना है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, क्योंकि आपको पता है चूहे जो है वो आटे और अनाज ही खाते हैं। तो उनसे बचने के लिए या उनसे बचाने के लिए वहाँ पर लेखक ने क्या उपाय निकाला कि लोहे के ढोल बनवाए गए जिसमें चूहे ना जा सकें। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आँख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया, यानी कई मित्रों की लेखक ने राय ली कि मुझे इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए। आखिरकार यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। अब यहाँ जैसा कि कहानी की शुरुआत में ही लेखक ने बताया कि बहुत पहले की अगर हम बात करें तो बिल्लियों का घर में आना जाना अशुभ माना जाता था,
लेकिन आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए इसमें हम तोड़ मरोड़ करने लगे हैं। कई लोग शौक से पालते हैं और कई लोग किसी समस्या के समाधान के लिए। तो यहाँ पर लेखक ने बिल्ली पालने का फैसला क्यों किया? तो उनके घर में बढ़ते हुए चूहों की संख्या से बचने के लिए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति ना थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया भी शुरू कर दिया। देखते देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। अब यहाँ पर लेखक को खुशी हुई कि चलो बिल्ली पालने का जो उन्होंने दूसरों ने आइडिया दिया था वो काम कर गया। उनके घर से चूहे जो हैं वो अब साफ हो गए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती थी, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अब यहाँ असली समस्या जो है वो शुरू होती है। पहले समस्या थी लेखक के समक्ष चूहों की, तो चूहों का समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक बिल्ली पाली। लेकिन अब 2 महीने के बाद जब चूहे तो लेखक के घर से गायब हो गए, लेकिन बिल्ली ही उनके लिए एक नई समस्या बनकर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। अपना रवैया बदल दिया यानी बिल्ली ने भी अपना व्यवहार जो है वो बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। यहाँ पर लेखक अब कौन सी समस्या बता रहा है कि शुरू में जब उन्होंने बिल्ली लाई थी उस समय बिल्ली उनकी थाली का बचा हुआ जूठा नहीं खाती थी, या फिर लेखक या उसके परिवार वाले जो उसे खाने पीने को देते थे वो केवल उतना ही खाती पीती थी, क्योंकि उस समय वो घर के चूहों को भी खाती थी। लेकिन अब जब घर में चूहे नहीं हैं तो केवल जूठन खाकर तो बिल्ली का पेट नहीं भरेगा। तो इसलिए बिल्ली ने अपना क्या व्यवहार बदल दिया कि उसका जब जूठन खाकर या उनके द्वारा दिया हुआ सामान खाकर पेट नहीं भरता था तो वो घर का अन्य सामान या दूसरा खाना जो है वो अपनी मर्जी से चुरा कर खाने लगी। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब यहाँ पर लेखक की क्या समस्या है? पहली समस्या थी चूहा। चूहों की समस्या को दूर करने के लिए बिल्ली लाई गई, लेकिन अब जो समस्या है वो है बिल्ली, जो कि एक समाधान के रूप में लाई गई थी। तो अब इस बिल्ली से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, ये लेखक की नई समस्या बन गई। मेरा नौकर बहुत होशियार है। यहाँ पर नौकर, किसके नौकर की बात हो रही है? तो लेखक के नौकर की बात यहाँ पर हो रही है, यानी राजेंद्र लाल हांडा जी के नौकर की बात यहाँ हो रही है। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे
मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। अब यहाँ पर लेखक ने ये उपाय निकाला कि बिल्ली को बांधकर उसे कहीं दूर छोड़ाएंगे ताकि वो लौटकर वापस घर ना आ सके। इससे उसे बिल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भोली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है ताकि वो वापस लौटकर घर ना आ सके। बोरी कंधे पर लटका के अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर से शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो ऊपर वाले कुएं पर पहुंचिए। नहाते वक्त लेखक को ये शब्द सुनाई दिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, तो यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत ही आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना ही नहीं था। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला, लेकिन कुछ मस्खरा भी है, यानी मजाक करने वाला। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। यानी जब ये खबर फैल गई, लोगों ने जब ये देखा कि एक आदमी कंधे पर बोरी लटकाए जा रहा है और वो बोरी अंदर से हिल रही, तो लोगों को शक हुआ कि ज़रूर इस बोरी में कोई छोटा सा बच्चा है जिसे ये आदमी पकड़कर या अगवा करके ले जा रहा है। तो ये खबर जब फैलेगी तो जाहिर सी बात है लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होती जाएगी। तो यही चीज़ हुई। जैसे ही लोगों को ये खबर धीरे धीरे पता चली, वहाँ पर बहुत सारी भीड़, कम से कम 50 आदमी इकट्ठा होते चले गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। यानी जिस जगह पर ये सारे जो गड़बड़ी हो रही थी या जो गलतफहमी हो रही थी, वहाँ पर उससे ही से नज़दीक में पुलिस थाना भी था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर बढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया
और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। तो यहाँ पर हालांकि घटनास्थल पर पुलिस को तुरंत ही बुला लिया गया, लेकिन जो भीड़ जमा हुई थी वो पुलिस को अमरू को यूं ही सौंपने के लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि अमरू ने जो ये घिनौना अपराध किया है, यानी बच्चे पकड़ने का जो अपराध किया है, उसके लिए वो भीड़ उसे खुद सज़ा दे, ना कि हवालात में उसे आराम से रहने दिया जाए। तो ये प्रस्ताव भीड़ ने पुलिस के सामने रखा। अब ऐसा क्यों हुआ? लोगों ने अमरू को बच्चा चुराने वाला क्यों समझा? तो उसकी जो झलक है वो लेखक यहाँ पर दिखाता है कि उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी, यानी हर रोज़ न्यूज़ में बच्चों के गायब होने की खबरें जो हैं वो छप रही थी। एक दो बार पत्रों में यह भी छपा था कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। तो यहाँ पर लेखक गलत फहमी का कारण बताता है। लोगों को क्या गलत फहमी हुई बोरी देखकर, या हिलती हुई बोरी देखकर, कि बोरी के अंदर ज़रूर बच्चा है। और ये गलत फहमी क्यों हुई? तो इसका कारण लेखक यहाँ बता रहा है कि इस समय उस जगह पर बच्चे बहुत ज़्यादा चोरी हो रहे थे, और एक बार ये भी खबर छपी थी कि बोरी के अंदर बच्चों को बंद करके छुपाया जा रहा है और उन्हें ले जाया जा रहा है। इसलिए हिलती हुई बोरी को देखकर लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि अमरू भी बच्चे पकड़ने वाला है। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना भी बंद हो चुका था। उन्हें बिल्कुल भी घर से बाहर अकेले नहीं भेजा जाता था। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। अब ये सब जो घटनाएं लेखक ने बताई, ये घटना पढ़ने के बाद ये आश्चर्य नहीं होता कि अमरू पर संदेह क्यों किया गया, लेकिन इस बात का आश्चर्य है कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। क्योंकि भीड़ का क्या काम है, वो जैसे ही किसी को गलत काम करते हुए पकड़ते हैं वो तुरंत उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तक भीड़ ने अमरू की पिटाई नहीं की थी, इस पर लेखक को आश्चर्य हो रहा था। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां ना होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। तो यहाँ पर लेखक कारण बताता है क्यों उसकी पिटाई नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक पुलिस और थानेदार वहाँ पर आ चुके थे और पुलिस के सामने तो कोई किसी को भी नहीं पीट सकता, इसलिए अभी तक अमरू बचा हुआ था। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्रोध में यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ये ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कहाँ मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। भीड़ को क्या लगा कि अमरू थानेदार को थाने चलने के लिए कह रहा है, थाने ले जाकर वो थानेदार को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर बहला लेगा। इसलिए भीड़ को जो है वो गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गुस्सा निकालते हुए कहते हैं कि ये आदमी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हम सब इसकी गुनाह के गवाह हैं।
तो जो भी मामला होगा वो हमारे सामने ही होगा, हम थाने ले जाकर इस मामले को दबने नहीं देंगे। ये भीड़ की इच्छा जो भीड़ वहाँ पर जाहिर करती है। अब ये सब बातें सुनकर थानेदार भी डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी वहां से चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो देखा आपने किस तरह इस कहानी में एक छोटी सी गलतफहमी को दिखाया गया है, लेकिन वो गलतफहमी किससे जुड़ी हुई है? तो समाज की एक समस्या से। समाज में उस वक्त कौन सी समस्या थी, या उस मोहल्ले में उस वक्त कौन सी समस्या चल रही थी? तो बच्चे चोरी होने की समस्या। आए दिन लोग समाचार पत्रों में या न्यूज़ में ये समस्या पढ़ते थे या देखते थे कि रोज़ बच्चे जो हैं वो चोरी हो रहे हैं। और एक दो बार उन्होंने ये भी न्यूज़ पढ़ा था या समाचार पढ़ा था कि बच्चे बोरी में बंद करके चुराए जा रहे हैं। और जैसे ही लोगों ने अमरू को कंधे पर बोरी ले जाते हुए देखा और बोरी हिल भी रही थी, तो लोगों को यही शक होता है कि बोरी के अंदर बच्चा है। तो जो उस समय घटित समस्या जो उस समय उस मोहल्ले में घटित हो रही थी, उसी घटना को लेकर ये गलतफहमी जो है वो उत्पन्न हुई। और इस गलतफहमी को दूर करने के लिए लोगों ने या अमरू ने कौन सी तरकीब निकाली, तो उसने ज़रा भी इधर उधर नहीं किया। तुरंत कहने पर बोरी का मुंह खोलकर जो है वो लोगों को दिखा दिया कि उसके अंदर कोई बच्चा नहीं बल्कि एक बिल्ली का बिलंगुड़ा है। तो इस तरह से लेखक ने एक सामाजिक समस्या जिसके कारण एक गलतफहमी उत्पन्न हुई और उस गलतफहमी को दूर कैसे किया गया, इसे बहुत ही हास्य के तरीके से कहानी को रोचक बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब इस कहानी के कुछ कठिन शब्दों की तरफ हम देखें, उनके शब्दार्थ हम देखें, तो सबसे पहला शब्द है विचारधारा। विचारधारा का अर्थ होता है सोच। परंपरा, परंपरा यानी प्रथा जो बहुत पहले से चली आ रही है। घपले, बीच में एक शब्द आया था घपले, घपले यानी गड़बड़ी। बहुतेरे, बहुतेरे का अर्थ होता है बहुत तरह के या बहुत प्रकार के। ढोल, ढोल का अर्थ है यहाँ पर लोहे का ड्रम। लेखक ने मेंशन किया था कि हमने लोहे के ढोल बनवाए, तो लोहे के ढोल यानी वो बजाने वाले ढोल नहीं बल्कि लोहे का ड्रम। कारगर, कारगर का अर्थ होता है उपयोगी। परामर्श, परामर्श का अर्थ होता है सलाह। आपत्ति, आपत्ति यानी ऐतराज। चुनांचे, चुनांचे, बीच में एक शब्द आया है चुनांचे, कहानी में आया है चुनांचे सवेरे एक बिल्ली लाई गई। तो चुनांचे का अर्थ है इसलिए। अब यहाँ पर है अगला शब्द काबू। काबू अर्थात वश। मात, मात यानी हार। रवैया, रवैया यानी रंग ढंग या सिर्फ ढंग। झीमे, झीमे यानी दिल में। कढ़े हुए यानी निकाले हुए। हजामत, हजामत यानी दाढ़ी बनाना यानी शेव करना। गुसल खाने,
गुसल खाने का अर्थ है स्नान घर, जिसे हम बाथरूम कहते हैं। छप्पर वाले, छप्पर वाले यानी जिसके ऊपर छप्पर पड़ा हो। अल्पभाषी, अल्पभाषी का अर्थ है कम बोलने वाला। मस्खरा, मस्खरा अर्थात मजाकिया। गिरोह, अगला शब्द है गिरोह। गिरोह यानी दल। लपक कर यानी तेजी से। हवालात, हवालात का अर्थ है कारागार यानी जेल। दसियों, दसों लोग। हुक्म, हुक्म का अर्थ है आदेश। गवाह, गवाह का अर्थ है साक्षी। नियत, यहाँ पर नियत का अर्थ है इरादा। बेंत, बीच में आया है बेंत। बेंत का अर्थ है मजबूत लचीले डंठल वाली लता, जो मारने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उससे चोट बहुत ज़्यादा लगती है। सनसनी, सनसनी का अर्थ है सन्नाटा या खलबली। सुराग, सुराग का पता यहाँ पर है पता या खोज। तो इस तरह से हमने इस कहानी के जितने भी कठिन शब्द थे उसके शब्दार्थ देखे। अब इस कहानी में कई जगहों पर कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। तो वो मुहावरे कौन से हैं और उनका अर्थ क्या है? सबसे पहला मुहावरा आया है मौका लगना। तो मौका लगना, इस मुहावरे का अर्थ है अवसर मिलना। दूसरा मुहावरा प्रयोग में आया है सिर चढ़ जाना। अब ये सिर चढ़ जाना किसके लिए प्रयोग में किया था लेखक ने? तो बिल्ली के लिए। सिर चढ़ जाना, सिर चढ़ जाना का अर्थ है उद्दंडता के लिए खुली छूट देना। अगला है टूट पड़ना। अगला मुहावरा जो कहानी में प्रयुक्त हुआ है वो है टूट पड़ना। टूट पड़ना का अर्थ है आक्रमण करना। व्यस्त होना यानी तल्लीन होना। परामर्श करना, लेखक अपने मित्रों के साथ क्या करता है? परामर्श। तो परामर्श करना यानी राय लेना। एक न चलना, एक और मुहावरा प्रयुक्त हुआ है एक न चलना यानी कुछ न कर सकना, कुछ भी करने में असमर्थ होना। तंग आना यानी परेशान होना। तो इस तरह से ये सारे मुहावरे जब आप कहानी खुद से रीड करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये सारे मुहावरे जो हैं वो आपकी कहानी में प्रयुक्त हुए हैं। अब कहानी पढ़ते समय अंत में दिए गए मुहावरे भी आप अवश्य पढ़ें, मुहावरे और उनके अर्थ, क्योंकि जब कृति पत्रिका में मुहावरों का वाक्य प्रयोग आपको कहा जाता है तो मुहावरों का वाक्य प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि मुझे उस मुहावरे का अर्थ बता। तो ये आप कब कर सकते हैं? जब आप कहानी पढ़ते समय, पढ़ने के बाद पाठ के अंत में जो भी मुहावरे दिए हों उसे आप ध्यान से पढ़ें और साथ ही साथ उसके अर्थ को भी समझते हुए चलें। तो यहाँ पर हमने पढ़ा ये मुहावरे जो हमारी कहानी में आए हुए हैं। अब हम देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्न, यानी जो स्वाध्याय के प्रश्न आपकी कहानी के अंत में पूछे गए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि संजाल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, संजाल यानी आकृतियों वाले प्रश्न, तो आकृतियों वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर लिखते समय आप आकृतियां ही बनाएंगे। जिस तरह से आकृतियों में या संजाल में प्रश्न को पूछा गया है उसी तरह का संजाल या आकृति बनाकर आप उसका उत्तर लिखेंगे। और आकृति बनाते समय ना ही आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे, ना ही आप किसी और रंग के पेन का। आप उसी पेन से वो आकृति बनाएंगे जिससे आप उत्तर लिख रहे हैं। आप दैनिक जीवन में जो अपने हिंदी की नोटबुक में प्रश्न उत्तर लिखते हैं वहाँ पर आप पेंसिल या अलग कलर की पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे वहाँ पर आपको पेंसिल या किसी अन्य रंग की पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है।
वहाँ आप उसी पेन से ये आकृतियाँ बनाएंगे जिससे आप बाकी के उत्तर लिखेंगे। तो हमारा पहला संजाल का प्रश्न है, घर में बिल्ली पालने के कारण। तो कहानी आपने ध्यान से सुनी है, अब तक आपके दिमाग में सारे उत्तर आ गए होंगे कि लेखक ने घर में बिल्ली क्यों पाली। तो अब हम चल दिए आपके दिमाग में जो उत्तर आए हैं उन उत्तरों के साथ अपने उत्तरों को मैच करते हैं। सबसे पहला कारण था घर में चूहे होना। दूसरा कारण, चूहे निकालने का उपाय कारगर ना होना, यानी चूहे निकालने के जितने भी उपाय लेखक ने किए वो सब सफल नहीं हो पा रहे थे। तीसरा, मित्रों का परामर्श। तीसरा कारण क्या था बिल्ली पालने का? मित्रों ने उन्हें यही परामर्श दिया या यही सुझाव दिया। और चौथा, पुरानी परंपरा को ना मानना। पुरानी परंपरा क्या थी कि घर में बिल्ली नहीं आनी चाहिए, लेकिन लेखक इन परंपराओं को नहीं मानते थे। तो इन 4 कारणों की वजह से घर में बिल्ली पाली गई। अब दूसरा प्रश्न है, कहानी के प्रमुख पात्र, यानी हमने जो भी कहानी पढ़ी उसमें मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं, प्रमुख पात्र उस कहानी के कौन कौन से हैं। तो लेखक, अमरू और थानेदार। पूरी कहानी में ये 4 जो हैं वो मुख्य पात्र हैं। इन्हीं के माध्यम से कहानी जो है वो आगे बढ़ती है, तो उसे हम कहते हैं प्रमुख पात्र या मेन कैरेक्टर। तो लेखक, बिल्ली, अमरू और थानेदार ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। बिल्ली के रवैये में या उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया? तो सबसे पहला परिवर्तन, परिवार वालों के आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। ये सबसे पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। तो ये बिल्ली के व्यवहार में परिवर्तन। पहले क्या करती थी वो, जो लोग देते थे वही खाती थी और लोगों के आगे पीछे घूमती रहती थी। लेकिन उसके व्यवहार में बाद में क्या परिवर्तन आ गया, उसने परिवार वालों के आगे पीछे घूमना बंद कर दिया और जब मौका लगता अपने मन से उसे जो मिलता वो खाती थी। अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए, यानी यहाँ पर आपको कारण देना है या स्पष्ट करना है। जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है, स्थितियों को स्पष्ट करना है। तो क्या स्थिति दी गई है, घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। इन 2 मुद्दों को लेकर, कौन सा मुद्दा है, खान और पान। खान यानी खाना और पान यानी पीने की चीज़। तो खान और पान को लेकर घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार क्या था, पहले और बाद में। जब वो बिल्ली आई उस वक्त क्या व्यवहार था, और बाद में जब रहते रहते उसकी आदत हो गई या 2 महीने बीत गए तब क्या व्यवहार था। तो सबसे पहले खान के मामले में पहले क्या व्यवहार था लोगों का कि वो थाली का जूठन खिलाना, यानी वो थाली का जूठन बिल्ली को खिलाते थे और बच्चों का कभी रोटी दे देना। और बाद में क्या परिवर्तन हुआ, चोरी से मनचाही चीज़ खाना। दूसरा मुद्दा है पान, यानी पीने में क्या परिवर्तन हुआ। तो पहले कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना, या कभी कभी बच्चे जो है वो बिल्ली को दूध पिला देते थे। और बाद में क्या परिवर्तन हो गया, चोरी से दूध दही खाना। तो इस तरह से ये पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में परिवर्तन है खान पान को लेकर। अगला है, पाठ से आगे कहते हैं जियो और जीने दो। इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। अब यहाँ पर इस प्रश्न को लेकर या इस विषय को लेकर आपको अपना स्वमत देना है, आपको अपने विचार बताने हैं। तो ये प्रश्न किससे दिया है, प्राणी से संबंधित, क्योंकि हमारी कहानी जो है वो एक प्राणी, वो एक मूक पशु के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए यहाँ पर स्वमत के लिए प्राणी से संबंधित प्रश्न ही दिया गया है। तो प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। अब इस विषय में आपके क्या विचार हैं वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक उत्तर दिया है कि प्राणियों का वनों से अटूट रिश्ता है, वन इनके घर हैं, वन की धरती इन जीवों के लिए बिछौना और वृक्षों की छाया उनके लिए चादर है।
अपने लाभ के लिए मानव ने वन्य जीवों का शिकार किया है। कुछ वन्य प्राणियों की प्रजातियां ही लुप्त हो गई हैं और कुछ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वनों को काटकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करने के लिए आज वनों की कटाई हो रही है। अतः कुछ प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए शहरों की ओर बढ़ने लगे हैं। इन सब का कारण वनों का नाश ही है। इसलिए प्राणी हमसे कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहो और हमें हमारे घरों में रहने दो। तो यहाँ पर जो विषय दिया गया था उस पर मैंने अपने विचार इस तरह से प्रस्तुत किए। आपके विचार, आपका स्वमत क्या है, आप क्या सोचते हैं उस विषय को लेकर, उसे आप अपने उत्तर के तौर पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। विलोम शब्द मैंने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया था। विलोम का अर्थ होता है विरुद्धार्थी शब्द। जो शब्द दिया गया है उसका विरुद्ध अर्थ प्रकट करने वाला शब्द। तो यहाँ पर हमें क्या करने के लिए कहा गया है? वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में एक शब्द को अंडरलाइन या रेखांकित किया गया है। उस रेखांकित शब्द का पहले हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखना है यानी विलोम शब्द लिखना है और उसके बाद उस नए विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला उदाहरण हम देखें तो पहला प्रश्न है, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। यहाँ समझदार को रेखांकित किया गया है यानी मुझे समझदार शब्द का विलोम शब्द लिखना है। तो समझदार का विलोम शब्द क्या है? नासमझ। हमने उत्तर में लिखा समझदार का विलोम शब्द नासमझ। अब इस नए शब्द, ये नया शब्द जो हमें मिला है उसे हमें वाक्य बनाना है। एक वाक्य बनाना है जिसमें ये शब्द आना चाहिए। तो हमने वाक्य बनाया है, नंदन नासमझ लड़का है। यहाँ पर हमारा उत्तर पूरा होता है जब हम ये दोनों कृतियाँ करेंगे। पहली कृति क्या करना है? रेखांकित शब्द में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखना है और उस नए विलोम शब्द का या उस नए शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। दूसरा प्रश्न, अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ज़्यादा बोलने वाला, जिसे हम कहते हैं अतिभाषी। तो अल्पभाषी का विलोम अतिभाषी। अब इसका वाक्य है, मोहन अतिभाषी लड़का है। अगला प्रश्न है, पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। तो पुरानी का विलोम शब्द है नई। अब इसका वाक्य प्रयोग, मदन ने नई साइकिल खरीदी है। अगला प्रश्न, अब हम उसे दुत्कार रहे हैं। दुत्कारना यानी दूर भगाना या उस पर गुस्सा करना। तो दुत्कार का विलोम शब्द है पुचकार यानी पुचकारना। वाक्य प्रयोग, दादाजी बच्चे को पुचकार रहे हैं। पांचवा प्रश्न, दासियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन का विलोम शब्द है विरोध। वाक्य, कुछ लोग सही बात का भी विरोध करते हैं। अगला प्रश्न, डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ का विलोम शब्द है सुलभ और इसका वाक्य प्रयोग, आजकल लोगों का अपने क्षेत्र के विधायक से मिलना सुलभ है यानी आसान है। सातवां प्रश्न, वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। तटस्थ का विलोम शब्द है शामिल। वाक्य प्रयोग है इसका, 5 लोगों में वह भी शामिल है। अगला प्रश्न, इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। भौतिक का विलोम शब्द है पारलौकिक। इसका वाक्य प्रयोग है, कुछ लोगों को पारलौकिक फल की बहुत चिंता रहती है।
अगला प्रश्न, गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है। शुष्क, शुष्क का विलोम शब्द है हरा भरा, और वाक्य प्रयोग है बगीचा हरा भरा है। आखिरी प्रश्न है, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय, अपव्यय का विलोम शब्द है सदुपयोग। वाक्य प्रयोग है इसका, समझदार व्यक्ति अपने पैसों का सदुपयोग करता है। तो इस तरह से हमने ये सारे स्वाध्याय के प्रश्न हल किए। मैंने आपको समझाया भी है साथ साथ में कि आपको उत्तर किस तरह से लिखने हैं, किन गलतियों को आपको नहीं करना है। ये चीज़ें आप परीक्षा में भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जब आप उत्तर लिखने जाएं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि प्रश्न क्या पूछा गया है वो आपकी समझ में आए। इसलिए आप प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ें, कौन कौन सी क्रिया प्रश्न में करने के लिए की गई है उसके आधार पर आप अपने उत्तर लिखें, तो आपका उत्तर जाहिर सी बात है हमेशा सही होगा। तो आज की ये हास्य कहानी आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और उम्मीद है कि आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इसके आधार पर आज फिर से क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार इस कहानी को ज़रूर रीड कीजिए, इसका ज़रूर वाचन कीजिए। जितनी अधिक बार आप इन पाठों का वाचन करेंगे उतना अधिक आपको उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है? तो आज का आपका कार्य यही है कि आपको ये कहानी फिर से पढ़नी है और इन स्वाध्याय को करने का प्रयास करना है। आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मेरी कहानी पर, मेरे पाठ पर ध्यान देने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो अलमास मैम।